Hope you all are doing good and your study is also going well. So this is me Akriti from Hard Up Study और आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 8 सिविक्स से द यूनियन एग्जीक्यूटिव चैप्टर लेकर के आई हूँ, जिसे हम काफी डिटेल में आज पढ़ने वाले हैं और सीखने की कोशिश करेंगे कि एग्जीक्यूटिव हमारे कंट्री के अंदर कौन होते हैं, इनके फंक्शंस क्या होते हैं, ये इलेक्ट कैसे होते हैं, इनके क्वालिफिकेशंस क्या होते हैं। ये सारे क्वेश्चन का आंसर हम अपने इस वीडियो में ढूंढेंगे। तो चलिए बिना टाइम को गवाए अपने वीडियो को शुरू करते हैं और सीखते हैं द यूनियन एग्जीक्यूटिव। जैसा कि आपको पता है हमारे कंट्री के अंदर 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट होते हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। लेजिस्लेटिव हु लेजिस्लेट लॉज, जो कि नियम कानून बनाते हैं, उन्हें हम लेजिस्लेटिव कहते हैं। एग्जीक्यूटिव हु एग्जीक्यूट दोज लॉज, दैट मीन्स लेजिस्लेचर के बनाए हुए लॉज को, लेजिस्लेचर के बनाए हुए नियम कानून को जो इम्प्लीमेंट करे, उन्हें हम एग्जीक्यूटिव कहते हैं। जुडिशरी जो उस नियम कानून की देखरेख करे, मतलब वो नियम कानून जो बनाए गए हैं लेजिस्लेटिव के द्वारा, एग्जीक्यूटिव उनको सही तरीके से पारित कर रहे हैं या नहीं, उन्हें एग्जीक्यूट कर रहे हैं या नहीं, और अगर एग्जीक्यूशन सही तरीके से हुआ है तो लोग उस नियम कानून को मान रहे हैं या नहीं। ये जो वर्क होता है, ये एक्चुअली जो वर्क है जुडिशरी का है, ठीक है। लेकिन हमारा आज का जो चैप्टर है वो सिर्फ एग्जीक्यूटिव ओरिएंटेड है, मतलब हमारा आज का सिविक्स का सेकंड चैप्टर द यूनियन एग्जीक्यूटिव है। तो हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ यूनियन एग्जीक्यूटिव पर। तो अब आप सोच रहे होंगे ये यूनियन एग्जीक्यूटिव कौन होते हैं, व्हाट इज स्टेट एग्जीक्यूटिव। अगर यूनियन एग्जीक्यूटिव होते होंगे तो स्टेट एग्जीक्यूटिव भी होते होंगे। तो आप सही सोच रहे हो, यूनियन एग्जीक्यूटिव होते हैं जिन्हें हम कहते हैं प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, इन्हें हम फर्स्ट लॉ ऑफिसर के नाम से भी जानते हैं। दूसरी चीज हमारे स्टेट एग्जीक्यूटिव। स्टेट एग्जीक्यूटिव के अंदर आते हैं हमारे चीफ मिनिस्टर, गवर्नर और उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो मैं ये चीज को फिर से रिपीट करवा दे रही हूँ। यूनियन एग्जीक्यूटिव के अंदर आते हैं हमारे प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, जिन्हें हम फर्स्ट लॉ ऑफिसर के नाम से भी जानते हैं। और वही स्टेट एग्जीक्यूटिव पे अगर हम बात करें तो इनके अंदर आते हैं, स्टेट एग्जीक्यूटिव में होते हैं चीफ मिनिस्टर, गवर्नर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। सारे नियम कानून को कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा गया है। ठीक उसी तरह ये जो द यूनियन एग्जीक्यूटिव है, जो एग्जीक्यूटिव पावर से डील करती है, ये भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पार्ट 5 में लिखा गया है। और आर्टिकल 52 to 78 यूनियन एग्जीक्यूटिव पावर को डील करता है। आपको ये चीज पता होना चाहिए, जब भी आप 12th के बाद किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठोगे, आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि लेजिस्लेटिव पावर कौन से आर्टिकल को डील करता है, वो कौन से पार्ट में है, कौन से शेड्यूल में है, या एग्जीक्यूटिव पावर या जुडिशियरी पावर, किसी के बारे में भी आपसे पूछ लिया जाएगा। तो बेटर है उस समय पढ़ने से कि आप अभी सारी चीजों को समझ लो। आपको मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप हर एक एक आर्टिकल्स को जाकर के पढ़ो कि 52 आर्टिकल्स में आपको कौन सा एग्जीक्यूटिव पावर दिया गया है, 53 में कौन सा दिया गया है, अप टू 78। नहीं, आपको पता होना चाहिए कि 52 to 78 जो आर्टिकल है वो यूनियन एग्जीक्यूटिव से डील किया जाता है और ये पार्ट 5 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया। बस इतनी चीजें आपको अभी अप टू स्टैंडर्ड 8 पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब हम डिस्कस कर लेते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक प्रेसिडेंट की तरफ। प्रेसिडेंट हमारे कंट्री के अंदर द हेड ऑफ स्टेट, हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव या फिर नॉमिनल हेड के नाम से जाने जाते हैं। इन्हें हम नॉमिनल हेड इसलिए कहते हैं क्योंकि हमारे कंट्री के अंदर जो रियल एग्जीक्यूटिव पावर है वो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब एंजॉय करते हैं। नॉमिनल हेड का मतलब है जिसे हम नाम का पावर दिए हैं, ठीक है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रेसिडेंट को सिर्फ नाम की पावर दी गई है, बट एक्चुअली में जो रियल पावर है वो प्राइम मिनिस्टर के हाथ में है। तो इसलिए हम प्रेसिडेंट को क्या कहते हैं, हम प्रेसिडेंट को कहते हैं ये नॉमिनल हेड है, या फिर हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव है, या फिर हेड ऑफ स्टेट है। और ये क्वेश्चन आपसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आफ्टर 12 किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। सो बी वेरी केयरफुल, ओके। What is the minimum age limit to become a president? So that is 35 year of age.
इनका जो मिनिमम एज लिमिट है दैट इज 35 ईयर, और इनका जो टेन्योर है कितने ईयर्स तक ये वर्किंग रहेंगे, तो ये है 5 ईयर तक। ठीक है, ये पावर में 5 ईयर तक रह सकते हैं, और इनका जो मिनिमम एज है टू बिकम अ प्रेसिडेंट दैट इज 35 ईयर ऑफ एज। तो 35 ईयर ऑफ एज के बेसिस पे ये नॉमिनेट मतलब प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए एलिजिबल है, और 5 ईयर जो है इनका टाइम पीरियड है, या फिर आप टेन्योर भी कह सकते हो। प्लीज नोट डाउन दीज थिंग्स, और इसके बेसिस पे हम आगे चलते हैं कि इनके क्या क्वालिफिकेशन होने चाहिए टू बिकम अ प्रेसिडेंट, इनके इलेक्शन मेथड क्या है, ये सब पे हम डिस्कस करेंगे। पहले आप इन बेसिक चीजों को लिख लो, फिर हम अपने आगे के वीडियो में डिस्कस करते हैं। चलिए अब हम बात कर लेते हैं व्हाट इज द मिनिमम क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड टू बिकम अ प्रेसिडेंट। एक मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायर होती है एक प्रेसिडेंट बनने के लिए। तो सबसे पहला जो रिक्वायरमेंट है कि आप सिटीजन होने चाहिए इंडिया के। सेकंड, मस्ट नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आप किसी भी तरीके के ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को होल्ड नहीं किए होने चाहिए। थर्ड, 35 ईयर ऑफ एज आपके मिनिमम होने ही चाहिए। फोर्थ, हैव क्वालिफिकेशन नेसेसरी टू बी अ मेंबर ऑफ लोकसभा। लोकसभा के मेंबर बनने के लिए आपको जो कुछ भी मिनिमम क्वालिफिकेशन की जरूरत होती है वो सारे क्वालिफिकेशन आपके पास होने चाहिए टू बिकम अ प्रेसिडेंट। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन के बारे में कि आखिर प्रेसिडेंट इलेक्ट कैसे होते हैं। क्या प्रेसिडेंट को आपके और हमारे जैसे लोग इलेक्ट करते हैं? क्या उन्हें हम वोट करने जाते हैं जिस तरीके से हम लोकसभा के इलेक्शन में जाते हैं वोटिंग करने? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। हम प्रेसिडेंट को इलेक्ट नहीं करते, बल्कि जो प्रेसिडेंट होते हैं वो हमारे थ्रू इनडायरेक्टली इलेक्ट होते हैं। तो अब इस इनडायरेक्टली इलेक्शन का क्या मतलब है? इस प्रोसेस को हम कहते हैं इलेक्टोरल कॉलेज। इलेक्टोरल कॉलेज दैट मीन्स जो प्रेसिडेंट होते हैं ना इंडिया के, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड इनडायरेक्टली बाय द पीपल। दैट मीन्स उस प्रोसेस को कहते हैं इनडायरेक्टली बाय द पीपल। क्या होता है कि हम क्या करते हैं, लोकसभा के मेंबर्स के लिए वोटिंग करने जाते हैं, हम लोकसभा के मेंबर को इलेक्ट करते हैं, है ना। आप देखते होंगे आपके पेरेंट्स भी जाते हैं वोटिंग करने। तो वो वोटिंग करने जब जाते हैं ना, तो लेजिस्लेटिव असेंबली दैट मीन्स लोकसभा के मेंबर्स के लिए वोट करने जाते होंगे, या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के मेंबर्स के लिए वोट करने जाते होंगे। वो नहीं जाते होंगे प्रेसिडेंट, आप कभी नहीं सुने होंगे कि वो जा रहे प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने, करेक्ट। तो दैट मीन्स जिस मेंबर को वो इलेक्ट करते हैं लोकसभा के मेंबर्स को, वो लोकसभा के मेंबर प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं थ्रू वोटिंग। ठीक है, सिर्फ लोकसभा के ही मेंबर नहीं, उस प्रोसेस को कहते हैं इलेक्टोरल कॉलेज। इलेक्टोरल कॉलेज जहां पर में लोकसभा के मेंबर्स या राज्यसभा के मेंबर्स वोटिंग करते हैं और एक प्रेसिडेंट चुनते हैं। ठीक है। सेकंड, इलेक्टेड मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के भी जो मेंबर होते हैं वो भी एलिजिबल होते हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए। थर्ड इज इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ यूनियन टेरिटरी दिल्ली एंड पुडुचेरी। तो इलेक्टेड मेंबर्स जो होते हैं यूनियन टेरिटरी के लेजिस्लेटिव असेंबली के, वो भी यूनियन टेरिटरी दिल्ली और पुडुचेरी हैज ओनली राइट टू पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। कहने का मतलब है कि लोकसभा और राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर्स एलिजिबल है टू इलेक्ट द प्रेसिडेंट। सेकंड, स्टेट असेंबली के स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के भी मेंबर्स एलिजिबल है प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए। थर्ड, यूनियन टेरिटरी के लेजिस्लेटिव असेंबली में जो कि दिल्ली और पुडुचेरी के इलेक्टेड मेंबर्स हैं, वो भी एलिजिबल है टू इलेक्ट द प्रेसिडेंट। ठीक है, तो ये जो तीन पार्ट है ना, ये सिर्फ और सिर्फ मिल करके प्रेसिडेंट को इलेक्ट कर सकते हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशनली इन्हीं के पास राइट है। ठीक है, तो अब आप समझ गए होंगे कि कॉमन पीपल डू नॉट इलेक्ट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं इनके रेजिग्नेशन पर। तो प्रेसिडेंट, ठीक है, वो अपने ऑफिस में आ गए हैं, उनका इलेक्शन हो गया है। अब उनका टाइम पीरियड क्या है? वो 5 इयर्स के लिए एज अ प्रेसिडेंट वर्क कर सकते हैं। उनका मिनिमम एज क्या हो सकता है? 35 ईयर
ऑफ एज हो सकता है, ये भी हमने डिस्कस किया। बट व्हाट इफ अगर वो रिजाइन करना चाहे अपने ऑफिस से, मान लेते हैं ना 5 ईयर उनका कंप्लीट नहीं हो रहा है और 5 इयर्स के बीच में ही वो अगर रेजिग्नेशन देना चाहे तो वो अपना रेजिग्नेशन किन्हें देंगे? सिंपल सा चीज है, वो अपना रेजिग्नेशन वाइस प्रेसिडेंट को देंगे इन रिटर्न। ये तो हो गया उनके मर्जी से रेजिग्नेशन देना टू वाइस प्रेसिडेंट। लेकिन अगर उनको कॉन्स्टिट्यूशनली या कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट में काम करते हुए पाया गया तो उस सिचुएशन में क्या होगा? उस सिचुएशन में उन्हें ऑफिस छोड़ने के लिए या तो लोकसभा में या फिर राज्यसभा में एक रेजोल्यूशन पास करवाया जाता है। ठीक है, उस रेजोल्यूशन को फॉर वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, रेजोल्यूशन टू इम्पीचमेंट मे बी मूव्ड इन एनी हाउस एंड हैज टू बी पास्ड बाय 2/3 मेजोरिटी ऑफ दैट हाउसेस। मतलब अगर लोकसभा या राज्यसभा के मेंबर अगर प्रेसिडेंट को कॉन्स्टिट्यूशनली वर्क करते हुए नहीं पाएंगे, इन शॉर्ट अगर प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूशनली या कॉन्स्टिट्यूशन वायलेट करते हुए पाए जाते हैं, ठीक है, तो उनके खिलाफ एक रेजोल्यूशन पास किया जा सकता है या तो लोकसभा में या फिर राज्यसभा में। और इस रेजोल्यूशन को पास करने का मतलब क्या है? इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? हम इस प्रोसेस को कहते हैं इम्पीचमेंट। और इस रेजोल्यूशन को पास करने के बाद 2/3 मेजोरिटी चाहिए होते हैं दोनों ही हाउस के। ठीक है, मतलब जिस भी हाउस से वो रेजोल्यूशन पास होगा, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो, तो उस रेजोल्यूशन को पास होने के लिए 2/3 मेजोरिटी चाहिए होते हैं, जिसकी वजह से फिर आगे के प्रोसेस में उस प्रेसिडेंट को रिमूव किया जा सकता है। ठीक है, तो आई होप आपको इतनी चीजें समझ में आ गई होंगी कि फर्स्ट यहां पर में अगर प्रेसिडेंट को रिमूव करना है या प्रेसिडेंट अपने स्वेच्छा से रिमूव होना चाहते हैं, मतलब हटना चाहते हैं अपने प्रेसिडेंट पोस्ट से, तो वो अपना रेजिग्नेशन वाइस प्रेसिडेंट को सौंप सकते हैं। अगर कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करते हुए उन्हें पाया जाता है तो कोई भी हाउस पार्लियामेंट का, चाहे वो राज्यसभा हो या लोकसभा हो, उनके खिलाफ एक रेजोल्यूशन पास किया जाता है जिसको कि 2/3 मेजोरिटी चाहिए होता है, 2/3 मेजोरिटी चाहिए होता है फॉर इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। आई होप आपको इतनी चीजें क्लियर हो गई होगी। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। सो स्टूडेंट्स, चलिए देखते हैं हमारे कंट्री के अंदर प्रेसिडेंट के पास कितने पावर्स है। तो एक्चुअली हमारे कंट्री के अंदर प्रेसिडेंट के पास मेनली 7 पावर्स है। फर्स्ट इज एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, फाइनेंशियल, मिलिट्री पावर, जुडिशियल पावर, डिप्लोमेटिक पावर एंड इमरजेंसी पावर। एग्जीक्यूटिव पावर के अंदर क्या होता है कि ऑल एग्जीक्यूटिव पावर आर इशूड इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट। जितने भी हमारे कंट्री के अंदर एग्जीक्यूटिव पावर होते हैं वो सारे ही प्रेसिडेंट के नाम पर इशू होते हैं। प्रेसिडेंट कैन अपॉइंट the leader of majority party as prime minister and other members are appointed by him on the advice of prime minister. That means जो भी majority party हमारे कंट्री के अंदर इलेक्ट होकर के आती है, उसके जो लीडर होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं और उनको भी इलेक्ट हमारे प्रेसिडेंट करते हैं। इनफैक्ट जो उस मेजोरिटी पार्टी के मेंबर्स भी होते हैं उनको भी हमारे प्रेसिडेंट हमारे प्रेसिडेंट सिलेक्ट करते हैं उनके स्पेसिफिक पोर्टफोलियोज के लिए। और लेकिन उनको जो एडवाइस दिए जाते हैं वो प्राइम मिनिस्टर के थ्रू दिए जाते हैं। कि अगर प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि हाँ, अगर नितिन गडकरी जी को अगर रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री मिलना चाहिए तो प्रेसिडेंट उनको वही पोर्टफोलियो प्रोवाइड करते हैं। सिंपल सा चीज है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर के कहने पर प्रेसिडेंट वो स्पेसिफिक पोर्टफोलियोज उनके मेजोरिटी पार्टी के मेंबर्स को अपॉइंट करते हैं। और उनके पास कुछ और भी स्पेसिफिक पावर है। He also appoint Attorney General of India. तो President, Attorney General of India, Comptroller and Auditor General, members of Finance Minister, UPSC, Election Commission, judges of Supreme Court and High Courts, Governor of States, etc. इन सभी को अटॉर्नी जनरल हो, कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल हो या फिर मेंबर हो फाइनेंस मिनिस्टर के, यूपीएससी के मेंबर हो या फिर इलेक्शन कमीशन हो, जजेस हो सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के या फिर गवर्नर हो किसी भी स्टेट्स के, इनको भी अपॉइंट हमारे प्रेसिडेंट ही करते हैं। और इन
प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो इन मेंबर्स को जिनको कि अपॉइंट कर रहे हैं वो उनके ऑफिस से भी उनको रिमूव कर सकते हैं। सो ही हैज दैट मच ऑफ पावर। और ये जो पावर है इन्हें हम एग्जीक्यूटिव पावर कहते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ हमारे प्रेसिडेंट एक्सरसाइज करते हैं, जो हमारे प्रेसिडेंट एंजॉय करते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं मिलिट्री पावर के बारे में। तो हमारा जो नेक्स्ट पावर है दैट इज मिलिट्री पावर एंड जुडिशियल पावर। मिलिट्री पावर जहां हम प्रेसिडेंट को चीफ कमांडर ऑफ आर्म फोर्स भी कहते हैं, मतलब प्रेसिडेंट हमारे चीफ कमांडर है आर्म फोर्स के इंडिया के अंदर, और ही हैज द पावर टू अपॉइंट द चीफ ऑफ द 3 विंग आर्म फोर्स, मतलब आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के चीफ को भी अपॉइंट करने का पावर हमारे प्रेसिडेंट को दिया गया है। एंड ही कैन डिक्लेयर वॉर एंड पीस ट्रीटीज। तो प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो या तो वॉर डिक्लेयर करें या फिर पीस ट्रीटी भी डिक्लेरेशन दे सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पावर की तरफ, दैट इज जुडिशियल पावर। और जुडिशियल पावर में देखने को क्या मिला कि ही हैज द पावर, द प्रेसिडेंट हैज द पावर टू ग्रांट पार्डन और रिड्यूस द पनिशमेंट दैट अ पर्सन रिसीव। अगर किसी इंसान को कोर्ट के द्वारा कुछ उम्र कैद की सजा मिल रही है, ठीक है, और प्रेसिडेंट चाहे तो उस इंसान की जो उम्र कैद की सजा है उसको टाइम पीरियड कम कर सकते हैं या फिर पूरी तरीके से माफ कर सकते हैं। और दूसरे केस में क्या देखने को मिला कि अगर किसी इंसान को डेथ सेंटेंस की भी पनिशमेंट मिलती है तो भी प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो चाहे तो उस इंसान के डेथ सेंटेंस को भी माफ कर सकते हैं या कुछ लीनियंट पनिशमेंट दे सकते हैं। तो ठीक है, ये दोनों ही पावर प्रेसिडेंट के पास है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये दोनों ही पावर प्रेसिडेंट को दी गई है, मिलिट्री पावर भी और जुडिशियल पावर भी। मिलिट्री पावर के अंदर वो चीफ कमांडर्स को रिक्रूट करते हैं, अपॉइंट करते हैं, आई एम सॉरी, वो रिक्रूट नहीं करते, वो अपॉइंट करते हैं चीफ कमांडर्स के तीनों विंग्स के, दैट मीन्स आर्मी, एयरफोर्स और नेवी। And he can also declare war and peace treaties for the country. वो अपने कंट्री के लिए किसी दूसरे कंट्री से वॉर में भी ट्रीटी साइन कर सकते हैं या किसी दूसरे कंट्री के साथ पीस ट्रीटी भी साइन कर सकते हैं। तो ये जो पावर है वो मिलिट्री पावर के अंदर है। और जुडिशियल पावर के अंदर क्या है कि वो किसी भी इंसान के अगर वो चाहे, अगर प्रेसिडेंट चाहे तो उसके जो पनिशमेंट्स है उसको कम कर सकते हैं या फिर माफ कर सकते हैं। आई होप आपको ये दोनों ही पावर समझ में आ गए होंगे। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पावर की तरफ। प्रेसिडेंट हैज द पावर टू नॉमिनेट 12 मेंबर्स टू राज्यसभा from person having special knowledge in field of art, science, literature and social services. That means प्रेसिडेंट के पास ये पावर है कि वो किसी भी 12 मेंबर्स को राज्यसभा के लिए नॉमिनेट कर सकते हैं अगर उस पर्सन के अंदर स्पेशल नॉलेज हो आर्ट से, साइंस से, लिटरेचर से या सोशल सर्विसेज से। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज आफ्टर इलेक्शन प्रेसिडेंट एड्रेसेस बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट फॉर फर्स्ट सेशन। तो जब भी लोकसभा का इलेक्शन खत्म हो जाता है, लोग इलेक्ट होकर के पार्लियामेंट के अंदर आ जाते हैं, तो प्रेसिडेंट एक सेशन लेते हैं फॉर द फर्स्ट टाइम आफ्टर इलेक्शन। ठीक है, a bill become law after it receive assent of president. He can't withhold money bill for his assent. That means सारे बिल, जब तक कि कोई भी बिल लॉ, आप खुद सोचो कि कोई सा भी बिल अगर कंट्री में इंट्रोड्यूस किया जा रहा है किसी भी हाउस में, वो लॉ कब बनता है? जब तक कि उस पर प्रेसिडेंट का असेंट नहीं होता, जब तक कि प्रेसिडेंट अपना स्वेच्छा ना जाहिर करे उस बिल पर, तब तक कोई भी बिल हमारे देश के अंदर लॉ नहीं बन सकती। और लेकिन ये जो केस होता है ना, ये मनी बिल के साथ नहीं होता, क्योंकि मनी बिल जो होता है वो लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जाता है और इसको प्रेसिडेंट के पास पावर नहीं है कि वो होल्ड करके रखे या फिर इसको अपना असेंट ना दे। ठीक है, तो ऐसा मनी बिल के केस में नहीं होता, लेकिन ऑलमोस्ट सारे बिल्स के केस में ये किया जा सकता है। अगर प्रेसिडेंट कह रहे हैं कि ये बिल को मॉडिफिकेशन का जरूरत है, तो दैट मीन्स वो बिल वापस से लोकसभा में जाएगा, उसमें कुछ मॉडिफिकेशन होगा और वो वापस से प्रेसिडेंट के पास आएगा, तो उस जगह पे प्रेसिडेंट अपना असेंट देंगे। लेकिन ऐसा मनी बिल के केस में नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज ही हैज द पावर टू इशू ऑर्डिनेंसेस व्हेन पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन। अगर पार्लियामेंट सेशन में ना हो तो प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो ऑर्डिनेंसेस इशू कर सकते हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे।
तो हमारा नेक्स्ट पावर है फाइनेंशियल पावर। फाइनेंशियल पावर के अंदर मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन पार्लियामेंट ओनली ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट। तो मनी बिल पार्लियामेंट के अंदर सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन पर ही इंट्रोड्यूस किए जाते हैं। President appoints finance commission after every 5 years to make recommendation on financial matter। तो फाइनेंस कमीशन को भी हमारे प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं हर 5 साल के बाद, ताकि वो रिकमेंडेशन दे पाए फाइनेंशियल मैटर्स के ऊपर कंट्री के। नेक्स्ट इज डिप्लोमेटिक पावर। डिप्लोमेटिक पावर, प्रेसिडेंट रिप्रेजेंट कंट्री एट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस। दैट मीन्स जो हमारे प्रेसिडेंट हैं वो हमारे कंट्री को इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में भी रिप्रेजेंट करते हैं। ऑल इंटरनेशनल ट्रीटीज एंड अग्रीमेंट्स आर कंडक्टेड इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट। मतलब जितने भी इंटरनेशनल ट्रीटीज होते हैं या अग्रीमेंट होते हैं वो प्रेसिडेंट के नाम से ही इशू किए जाते हैं या कंडक्ट किए जाते हैं, हम इसे कह सकते हैं। और हमारा नेक्स्ट पावर है इमरजेंसी पावर। इफ देयर इज अ ब्रेकडाउन इन कॉन्स्टिट्यूशनली मशीनरी इन स्टेट, द प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर इमरजेंसी। दैट मीन्स अगर कोई भी स्टेट हमारे कंट्री के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनली वर्क नहीं कर रहे होंगे तो प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वहां पर में इमरजेंसी डिक्लेयर कर सके। नेक्स्ट, इफ देयर इज अ थ्रेट इन फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, ही कैन डिक्लेयर फाइनेंशियल इमरजेंसी। अगर कंट्री के अंदर फाइनेंशियली अनस्टेबिलिटी है या अनस्टेबिलिटी का माहौल होने वाला है, फाइनेंशियल अनस्टेबिलिटी का माहौल होने वाला है या फिर चांसेस है कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लूज हो रहा है कंट्री के अंदर से, तो उस सिचुएशन में भी फाइनेंशियल इमरजेंसी हमारे प्रेसिडेंट लगा सकते हैं। ये पावर भी उनको कॉन्स्टिट्यूशनली दी गई है। तो आई होप आपको ये 7 पावर्स काफी हद तक क्लियर होंगी और कुछ और टॉपिक्स रह गए हैं इस चैप्टर के जो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको आज के वीडियो के सारे टॉपिक्स काफी हद तक क्लियर होंगे। और अगर आपको हमारे इनिशिएटिव पसंद आ रहा देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस।